हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, वो पढ़ रहे हैं। और इससे जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उस वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से डिस्कस किया था, जो कि था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर में एक आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो है वीडियो नंबर 4, और इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, जिसको हम शॉर्ट में WCR एंड IFR कहते हैं। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कर रहे हैं और उस टाइम पर फर्म की बैलेंस शीट में अगर ये दो रिजर्व्स दे रखे हैं और इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो आपको इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये आप आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं WCR की। WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। देखिए, ये रिजर्व्स पार्टनर्स इसलिए मेंटेन करते हैं कि अगर फर्म में कोई भी वर्कमैन या किसी लेबर का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए काम करते समय, तो उसके द्वारा किए गए क्लेम को फर्म द्वारा पे किया जा सके, तो इसीलिए WCR मेंटेन किया जाता है। तो जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और उस समय अगर आपके पास WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स बैलेंस शीट में गिवन है, तब हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, इसके केस में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, कुछ केसेस बनते हैं। वो केसेस मैं आपको एक एक करके यहाँ समझाऊंगा, और उन केसेस में क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे एंट्री पास करते हैं, ये भी हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले WCR की बात करते हैं। देखिए, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और उस समय WCR पर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है, मतलब अभी तक किसी भी वर्कमैन ने इस अमाउंट के लिए WCR में से कोई भी क्लेम नहीं किया है, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और अभी तक कोई क्लेम नहीं हुआ, तो पहला केस बनता है व्हेन there is no claim on WCR। जब WCR पे कोई क्लेम नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, WCR के अमाउंट को हम, जैसा कि हम जर्नल रिजर्व्स के साथ करते हैं, इसको ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, तो सारा जो इसका अमाउंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा, वो पार्टनर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस केस में क्या एंट्री बनाएंगे। इस केस में एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट, क्योंकि WCR रिजर्व है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हमें इसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। इसके बाद टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो अमाउंट है WCR का, यहाँ पर पूरी जो बुक वैल्यू है, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है, उस बुक वैल्यू से WCR पूरा डेबिट करके खत्म कर देंगे, और ये बुक वैल्यू ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करके आप WCR को खत्म कर देंगे। ये तब करना है जब कोई क्लेम नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा कि WCR पे कोई क्लेम है, तो आप इसको जस्ट लाइक अदर रिजर्व्स, आप इसको ओल्ड ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो बहुत आसान बात है, हम और रिजर्व्स के साथ भी यही करते हैं, अगर जनरल रिजर्व्स होता है तो भी यही करते हैं। तो इसमें कोई
डिफिकल्टी नहीं है। अब देखिए दूसरा केस आता है, मैं इसको रब कर लेता हूँ। दूसरा केस आता है WCR से रिलेटेड, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन WCR, मीन्स WCR जो फर्म ने मेंटेन किया है, और जब फर्म के पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे WCR के अमाउंट पर कोई क्लेम दिया हुआ है, मींस किसी वर्कमैन ने WCR के अमाउंट में से कुछ क्लेम किया है अपने कंपनसेशन के लिए, तब ऐसे में क्या होगा, फर्म को उसका क्लेम भी एडजस्ट करना पड़ेगा इस अमाउंट में से। WCR के अमाउंट में से फर्म को उस वर्कमैन का क्लेम जो कि WCR के अगेंस्ट किया गया है उस क्लेम को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो जाएगा पार्टनर्स के पास, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या 3 पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 है जब क्लेम का अमाउंट जो क्लेम किया गया है वो अमाउंट इक्वल हो WCR के अमाउंट से। ठीक है, हम इसका एग्जांपल लेके भी समझेंगे। मान लेते हैं कि WCR में 1 लाख रुपीज है चेंज के समय, ठीक है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस टाइम पर एक क्लेम और अराइज हुआ रिगार्डिंग WCR। वो क्लेम का अमाउंट था एग्जैक्ट 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारा केस है। अब इस केस में हम WCR को कैसे खत्म करेंगे या इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो अब आप देखिए। सबसे पहले ये WCR हमें लायबिलिटी साइड में दिया होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हमें खत्म करना ही करना है। तो WCR को खत्म करने के लिए मैं सबसे पहले एंट्री करूंगा WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज से मैंने इसको डेबिट कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अब मुझे एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी है जो कि है क्लेम। ये क्लेम मुझे किसी वर्कमैन को देना है। ये क्लेम WCR के अगेंस्ट किया गया क्लेम है और ये अभी तक सिर्फ क्लेम है, मैंने पे नहीं किया है, कंपनी ने, फर्म ने अभी पे नहीं किया है, फर्म इसको फ्यूचर में पे करेगी। तो ये फर्म को एक नई लायबिलिटी के रूप में क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे। आप जानते हैं कि जब नई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी क्रेडिट में टू क्लेम ऑन WCR, और क्लेम भी कितने रुपीस का है 1 लाख रुपीस का। तो इस कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपीस के लिए क्लेम किया गया था और 1 लाख रुपीस ही हमारे एग्जैक्ट रिजर्व में थे। तो हमने वो सारा रिजर्व का पैसा किसके लिए रख लिया? क्लेम के लिए रख लिया। इस कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स का अकाउंट ना ही क्रेडिट हुआ, पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, बस केवल WCR डेबिट होके खत्म हो जाएगा और क्लेम ऑन WCR आप एक नया लायबिलिटी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। और जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में WCR को नहीं दिखाना क्योंकि ये क्लोज हो गया, लेकिन आपको ये क्लेम ऑन WCR एक न्यू लायबिलिटी का अकाउंट आपको अपनी न्यू बैलेंस शीट में, फर्म की न्यू बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये सेटल हो। तो ये एंट्री हो जाएगी बीइंग, इसकी नरेशन होगी बीइंग WCR क्लोज्ड एंड क्लेम ऑन WCR क्रिएटेड। आपने WCR अकाउंट को क्लोज करके क्लेम ऑन WCR अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये पहली पॉसिबिलिटी है जब WCR का जो भी अमाउंट है वो बिल्कुल इक्वल है क्लेम के, जितने की क्लेम हुआ है। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR। चलिए अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है।
देखिए इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि क्लेम जो है, क्लेम का अमाउंट जो है वो, जो क्लेम का अमाउंट है वो अमाउंट कम हो WCR के अमाउंट से। मींस WCR में मान लेते हैं कि यहाँ 1 लाख रुपीज है और क्लेम जो किया गया है अगेंस्ट WCR वो किया गया है 20,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेम इज लेस देन WCR। WCR का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, WCR यानी कि रिजर्व में पैसा ज़्यादा है, और जो क्लेम किया गया है वो उस क्लेम का अमाउंट कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी मेन कंडीशन है जब क्लेम है, तो ऐसे में हम क्या एंट्री पास करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको WCR अकाउंट को डेबिट करना है। देखिए WCR हर केस में डेबिट होगा क्योंकि इसको आपको क्लोज करना है, नई बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो WCR जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से आपने इसको डेबिट कर दिया। अब आपको 20,000 रुपीज़ का क्लेम क्रिएट करना है। 20,000 रुपीज़ का क्लेम जब आप क्रिएट करेंगे तो इसमें से 20,000 रुपीज़ तो आपने क्लेम के लिए डाल दिए। तो आपने क्या करा, टू क्लेम ऑन WCR, कितने का क्लेम करना है आपको, 20,000 का। तो आपने एक नई लायबिलिटी बना ली। आप अभी पिछली कंडीशन में सीख चुके हैं नई लायबिलिटी इसके बारे में। अब इस रिजर्व में बचता है 80,000। 1 लाख में से 20 हो गए क्लेम के नाम, अब बचे 80,000। ये 80,000 किसको मिलेंगे, ये 80,000 मिलेंगे ऑल पार्टनर्स को, और ये 80,000 ऑल पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर हम करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और इसमें हम टोटल 80,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सपोज करिए कि 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ करेंगे तीनों पार्टनर का नाम है A, B एंड C। तो यहाँ पर करेंगे टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, और इस 80,000 को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ये रिजर्व का मनी है और ये पास्ट के प्रॉफिट्स में से रिजर्व में ट्रांसफर किया गया था, और पास्ट में जो रेशियो था वो ओल्ड रेशियो था। तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी, और आप लिख देंगे बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लेम ऑन WCR क्रिएटेड। आपने क्लेम क्रिएट कर दिया और जो WCR का अमाउंट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये जो WCR है अब आपको नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, और यहाँ क्लेम जो है 20,000 का वो आप नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे जब तक ये क्लेम सेटल नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो क्लेम है WCR के अगेंस्ट, जो क्लेम है वो क्लेम हो जाए ज़्यादा और WCR में जो अमाउंट है वो रह जाए कम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कर लेता हूँ WCR 1 लाख और क्लेम कर लेते हैं 1,20,000। ठीक है, तो WCR 1 लाख एंड क्लेम हो गया 1,20,000। तो देखिए इस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी वो आप अभी देखेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन में फर्म के रिजर्व में, WCR वाले रिजर्व में फर्म के पास केवल 1 लाख रुपीस हैं, लेकिन वर्कमैन ने जो क्लेम करा है वो 1,20,000 का करा है। तो ऐसी कंडीशन में फर्म को, देखिए पार्टनर्स को तो कुछ मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 लाख रुपीस तो रिजर्व में है बट क्लेम उससे ज़्यादा का है, तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इवन पार्टनर्स को 20,000 रुपीस का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? बिकॉज आपका जो क्लेम अमाउंट है जो आपको पे करना है वो 120 है, लेकिन आपने रिजर्व में केवल 1 लाख ही रखे हैं। तो 20,000 का जो लॉस है वो फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी।
सबसे पहले WCR को तो यहाँ डेबिट करना ही है, क्योंकि आप इसको खत्म करेंगे और इसकी जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू से आपको इसे डेबिट करना है। तो आपने WCR को डेबिट कर दिया 1 लाख रुपीज़। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको 20,000 का लॉस हो रहा है, फर्म को 20,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि 20,000 ज़्यादा क्लेम किया है। तो ये लॉस जो है ये हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है या रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जब कभी भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, उस टाइम पर जो भी कुछ प्रॉफिट या लॉस सामने आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। तो ये एक नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है, तो सारे लॉसेस इसमें डेबिट होते हैं और सारे प्रॉफिट्स इसमें क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ 20,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो 20,000 हमने यहाँ पर इसके डेबिट साइड में डाल दिया। अब इसके बाद क्लेम कितने का बन रहा है? क्लेम बन रहा है 1,20,000 का। तो हम अगेन वही एक नई लायबिलिटी क्रिएट करेंगे क्लेम के नाम से, टू क्लेम ऑन WCR अकाउंट, और ये कितने का बन रहा है क्लेम? 1,20,000 का। तो आप देख सकते हैं हमारी एंट्री का डेबिट एंड क्रेडिट भी इक्वल हो गया। डेबिट हुआ WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और टू क्लेम ऑन WCR 1,20,000। और आप यहाँ लिख देंगे बीइंग क्लेम ऑन WCR created and loss transferred to revaluation account। तो आपने ये एंट्री पास करके यहाँ पर जो आपने एडजस्टमेंट थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आप WCR नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये क्लोज हो गया, और क्लेम ऑन WCR आप दिखाएंगे 1,20,000। और इस कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला, पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं जब WCR पर क्लेम होता है। अगर नहीं है क्लेम तो कोई बात ही नहीं है, तो सारा का सारा WCR का अमाउंट ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। तो ये था फ्रेंड्स टोटल WCR के बारे में। WCR क्यों बनाया जाता है, WCR में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती हैं जब क्लेम हो और जब क्लेम नहीं हो। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे रिजर्व की बात कर लेते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए हमारी बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स लायबिलिटी साइड में दिया होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हमें लायबिलिटी साइड में दिया होता है, और एसेट साइड में इससे रिलेटेड एक एसेट दी होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए जब कभी फर्म अपना कोई भी अमाउंट किसी स्कीम में इन्वेस्ट करती है, स्पेशली मार्केट रिलेटेड स्कीम्स में जब फर्म इन्वेस्ट करती है अपना मनी, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिपेंड करती है मार्केट में उतार चढ़ाव होने पर। यानी कि मार्केट में अगर मार्केट अच्छा जा रहा है तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है, और यदि मार्केट में मान लीजिए डिप्रेशन है या मार्केट डाउन जा रहा है तो इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डाउन भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फर्म एक रिजर्व बनाती है जिसको हम बोलते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशंस की वजह से यदि फर्म को कोई नुकसान हो रहा है तो ऐसे नुकसान की, ऐसे लॉस की पूर्ति करने के लिए, ऐसे लॉसेस से रिकवर करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। मींस अगर मान लीजिए फर्म के इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डाउन हो जाए तो जो भी फर्म को लॉस हो रहा है उस लॉस को फर्म कहाँ से बियर करेगी?
वो करेगी IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो फ्रेंड्स, अगर फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और उस समय आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी दी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स भी दिया है, तो आपको साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है, यानी कि डिफरेंस की वजह से लॉस है, तो आप उस लॉस को पहले IFR में से रिकवर करेंगे, उसके बाद जो बचेगा IFR में वो पार्टनर्स को बट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ केसेस पॉसिबल हैं, तो उन केसेस को हम देखते हैं एक एक करके, और ये केसेस आप आने वाले अपने क्वेश्चंस में भी आपको मिलेंगे। तो अच्छे से देखिए सबसे पहला केस इसमें आता है, मैं साथ साथ कुछ इसके फिगर्स लेकर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी है वो दी है मान लीजिए 1 लाख रुपीस। ठीक है, दिस इज बुक वैल्यू जो कि एसेट साइड में दी है बैलेंस शीट में। और इसके बाद IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया है, इट इज ऑल्सो रुपीज 1 लाख। ठीक है, ये रिजर्व्स की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीस। ठीक, अब आपको मान लीजिए एडजस्टमेंट में लिखा है there is no change in the book value of investment, means इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के इक्वल है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर ऐसा है तो हमारा ये जो IFR है, ये IFR हमारा यूज नहीं आएगा। क्यों यूज नहीं आएगा? क्योंकि मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ, तो IFR हमारा यूज नहीं हुआ इस काम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में चेंज के समय आप क्या करेंगे, IFR को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जब ये कब होगा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज बुक वैल्यू जितनी है। और ये तब भी पॉसिबल है जब आपको एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं हो। कभी कभार मान लीजिए ऐसा होगा कि आपको केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये हो गई पहली कंडीशन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसका दूसरा जो केस है वो केस हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा केस क्या बन सकता है, when there is a change in market value of investment। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब एक एक करके मैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लूँगा और आप देखेंगे कि किस प्रकार इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए इस केस में भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं? 3 पॉसिबिलिटीज़ बनने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि देयर इज़ अ चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मैं इस चेंज की जगह मैं लिख दे रहा हूँ देयर इज़ अ फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में फॉल हो रहा है। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जब गिरावट होगी
तभी हमारे ये IFR यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल कर दिया है चेंज की बजाय। ठीक है, तो आप देखिए मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू सेम है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का है और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है वो मान लेते हैं 80,000 रुपीज़ है। अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की, पहले 1 लाख थी बुक वैल्यू, अब हो गई मार्केट वैल्यू 80,000। तो यहाँ पर हमें लॉस कितने का हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है हमें करेक्ट, पहले 1 लाख की थी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू रह गई 80,000 की, तो हमें लॉस हो रहा है 20,000 का। अब ये लॉस मैं IFR में से रिकवर करूंगा और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले आप IFR को ख़त्म करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट, और ये पूरा बुक वैल्यू से ख़त्म हो जाएगा जो कि 1 लाख रुपीज़ है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपको पता है 20,000 रुपीज़ गिर गई, तो अब आपको अपनी बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो गिरानी पड़ेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराने के लिए इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट की वैल्यू गिरानी है तो क्रेडिट करना है, बढ़ानी होती है तो डेबिट, घटानी होती है तो क्रेडिट। तो 20,000 आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्रेडिट कर दी। अब बचा हुआ 80,000 कहाँ जाएगा, 20,000 तो हमने रिकवर कर लिया 1 लाख में से IFR के। अब 80,000 जो बचा है वो करेक्ट वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और यहाँ पर आप 80,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिरने से लॉस हुआ था वो भी हमने इसमें से रिकवर कर लिया, और बाकी का जो 80,000 था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी ये सिंपल सी एंट्री बन गई। ठीक है, ये केस आपने पहली पॉसिबिलिटी देखी। अब आपको मैं दूसरी पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी में मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का और IFR हमारे पास, इस कंडीशन में मैं IFR को रिड्यूस करके 80,000 मान लेता हूँ। ठीक है, IFR की जो वैल्यू है वो हमारे पास 80,000 है, यानी कि हमारे रिजर्व में कितना है 80,000 रुपीज़। अब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हमें दी है, मार्केट वैल्यू दी है वो हो गई हमारी 20,000। मार्केट अचानक डाउन हो गया और हमारा जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो घट के कितना हो गया 20,000 रुपीज़ का। तो देखिए इस कंडीशन में हमें लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 20,000 का रह गया, तो हमें लॉस कितना हुआ 80,000 का। और आप देख रहे हैं कि जो लॉस है और जो IFR में जो अमाउंट है वो दोनों इक्वल है, यानी कि कंडीशन क्या बनी, लॉस या फिर फॉल इन वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू IFR। ठीक है, लॉस या फिर फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस IFR का पूरा इस्तेमाल हम इस लॉस को रिकवर करने में लगा देंगे। ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट 80,000। इस कंडीशन में IFR की वैल्यू है 80,000 और ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, कितना डाउन हो गई 80,000 डाउन हो गई, तो टू इन्वेस्टमेंट 80,000। यहाँ पर हमने IFR यानी कि रिजर्व में से पूरा का पूरा जो लॉस था वो रिकवर कर लिया। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 2, जिसमें कि फॉल इन वैल्यू इतना हो गया कि वो IFR के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसकी तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी।
देखिए तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है मैंने ले ली 1 लाख रुपीज। अब मैं यहाँ पे IFR को और कम कर देता हूँ। IFR को मैंने यहाँ कर दिया 50,000। मेरा इस कंडीशन में IFR है 50,000 और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो मेरी मार्केट वैल्यू रह गई मान लीजिए 40,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 40,000। तो अब मैं अगर फॉल इन वैल्यू निकालूँ, फॉल इन वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख मेरा पहले था इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू और कितना रिड्यूस हो गया, 40 तक रिड्यूस हो गया। तो मेरे को लॉस कितना हुआ, 60,000। ये मेरा लॉस हो गया, लॉस या फिर फॉल इन वैल्यू 60,000 हो गया। अब मेरे पास इस कंडीशन में IFR में कितने रुपीज़ हैं, 50, बट मेरा लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 60,000 का, यानी कि लॉस और फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कंडीशन क्या बनी कि जब हमारा लॉस या फिर फॉल इन वैल्यू IFR के अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या करेगी। फर्म को आप देख पा रहे हैं कि फर्म इस 60,000 के लॉस को पहले तो IFR में से रिकवर करेगी। 60 में से 50 तो IFR में से रिकवर हो गया। अब इसके बाद 10,000 का और लॉस हो रहा है और मैंने आपको बताया था कि चेंज के समय कोई भी लॉस होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो हम कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो हम एंट्री करेंगे, देखिए IFR अकाउंट डेबिट, ये हो गया। IFR कितना है मेरा 50,000 इस कंडीशन में। उसके बाद मुझे यहाँ पर और लॉस हो रहा है कितने का, 10,000 का, क्योंकि टोटल लॉस 60 है। तो यहाँ पर जो लॉस होगा दूसरा वो मैंने कहाँ डालना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इसको हम दूसरा नाम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये डाला मैंने 10,000 और इन्वेस्टमेंट की मेरी वैल्यू कितनी गिर गई है, फॉल इन वैल्यू कितना है 60। तो इन्वेस्टमेंट को मैं नीचे गिरा दूंगा 60,000 से। और फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान रखिए, अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे, यानी कि इस कंडीशन में अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट 60,000 पे दिखाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, मार्केट वैल्यू पर ही आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये था जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नीचे जाए। इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज बनी। अब इसका एक केस और आता है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यदि बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो उस समय क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी थर्ड कंडीशन है जिसमें कि देयर इज अ इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मींस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इस केस में बढ़ जाएगी, फर्म को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आपने पिछले केस में देखा था कि फर्म को नुकसान हो रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या करना है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 लाख और IFR की बुक वैल्यू है 60,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू अब हो गई वो हो गई मान लीजिए 1,20,000। अब 1,20,000 इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई। इस कंडीशन में फर्म को 20,000 का फायदा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जो लॉस रिकवर करते थे वो अब कुछ नहीं करना, अब लॉस है ही नहीं, तो IFR में से कुछ रिकवर नहीं होगा। IFR तो सीधा सीधा पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। बाकी ये जो 20,000 का यहाँ आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट मैंने आपको बताया है जब कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उस समय जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑब्जर्व किया जाए उसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में डालते हैं और लॉस होता है तो डेबिट में डालते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी IFR अकाउंट
डेबिट IFR है 60,000 का, ये पूरा का पूरा IFR ऑल पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, ये IFR आपका पूरा का पूरा बढ़ गया 60,000 और ये किस में बढ़ गया, ओल्ड रेशियो, जैसे कि आप सारे रिजर्व्स को बांट देते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने से। तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यहाँ बढ़ रही है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट को अब आपको क्या करना है, बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है। पहले आप पिछले केस में आप उसको कम कर रहे थे इसलिए क्रेडिट कर रहे थे, अब एसेट को आप बढ़ाएंगे तो आप डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने डेबिट करा, कितने से बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, 20,000 से, और ये आपको क्या हो रहा है, फायदा। तो फायदा कहाँ डालना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये 20,000 आपने इसके क्रेडिट साइड में डाल दिया। क्यों क्रेडिट में डाल दिया, क्योंकि आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है इसलिए आपने क्रेडिट में डाल दिया। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड। तो आपने इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज वैल्यू भी रिकॉर्ड कर ली और अपना प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया। तो इस प्रकार इस कंडीशन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही एक पॉसिबिलिटी है, जितना भी इंक्रीज हो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वो सारा का सारा आप कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट में, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स का कंडीशंस थी। आपने इसमें 3 कंडीशन देखी। पहली, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, तो पूरा का पूरा IFR पार्टनर्स में बढ़ गया। दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर जाए, फॉल इन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में 3 पॉसिबिलिटी थी कि जो फॉल इन वैल्यू है वो IFR के इक्वल है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो आपने तीनों देख लिया। और तीसरी कंडीशन थी कि व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस कंडीशन में IFR तो पूरा पार्टनर्स में बढ़ गया ओल्ड रेशियो में, और जो प्रॉफिट था वो आपने रिकॉर्ड कर लिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो इस प्रकार IFR और WCR का ट्रीटमेंट आपने सीखा। आई होप कि आप आज का वीडियो पूरा देखेंगे और आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे। अगर आपने पूरा देखा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो में, और इस चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।